हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका साथी राकेश जांगिड़ आरसी क्लासेस श्री माधोपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं कि आप एक अच्छी तैयारी के साथ में, एक अच्छी जोरदार धुरंधर तैयारी के साथ में एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आने वाली हैं और एग्ज़ाम की टेंशन तो हर किसी को होती है। आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ एग्ज़ाम का एक ऐसा शानदार टॉपिक जो हर किसी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जी हाँ साथियों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और एवरग्रीन रहने वाला है। यानी ये वो टॉपिक है जो कंपटीशन एग्जाम में लगभग 2, 3, 4, 5 क्वेश्चन लेकर के ज़रूर आता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की जर्नी को एक नए जोश के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। टॉपिक का नाम आप लोगों को स्लाइड पे दिख ही रहा होगा। टॉपिक का नाम है वॉइस। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन चर्चाएं करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं, नई नई जानकारियां प्राप्त करने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है वॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस जर्नी को, टॉपिक वॉइस को। देखिए, सबसे पहला आता है वॉइस क्या है, वॉइस की डेफिनेशन। डेफिनेशन बोला था ना, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप हुआ है डेफिनेशन की स्पेलिंग का, DEFINITION। सबसे पहले चर्चाएं करते हैं वॉइस क्या है, क्योंकि वॉइस से कई बार थियरी टाइप के क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि हाल ही की एग्ज़ाम जो रीट प्री का एग्ज़ाम हुआ था, या जो रीट मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, या कहीं सेकंड ग्रेड इंग्लिश का जो एग्ज़ाम अभी तक हुआ है, उसमें थियरी से संबंधित क्वेश्चन भी, वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जिनमें एक सेंटेंस, एक स्टेटमेंट होता है और उस स्टेटमेंट के बारे में ये पूछा जाता है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, या कोई स्टेटमेंट दे करके उसको मैचिंग करवाने का काम भी पूछा जाता है। तो इस वॉइस टॉपिक के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज हम आज की क्लास में जानने वाले हैं कि वॉइस से किस किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले वॉइस का थियरी का जो पहला क्वेश्चन है वो यहीं से पुटअप हो जाता है कि वॉइस है वो किसका कॉन्सेप्ट है, वॉइस को किस वाले पार्ट्स ऑफ स्पीच में स्टडी किया जाता है। तो साथियों, वॉइस है वो वर्ब का एक फॉर्म होता है। जब भी अपन वॉइस की बात करते हैं तो हमेशा अपन किसके बारे में चर्चा करेंगे, वर्ब के फॉर्म के बारे में, वर्ब फॉर्म के बारे में अपन चर्चाएं करेंगे। और जो वॉइस है वो क्या चीज शो करता है, वो यहाँ पे देखा है, ये शो करता है प्रोमिनेंस। प्रोमिनेंस बोले तो इम्पोर्टेंस। क्या शो करता है भाई, ये इम्पोर्टेंस शो करता है। और इम्पोर्टेंस शो करता है तो ये किसका इम्पोर्टेंस शो करता होगा, तो ये जनरली दो चीजों का इम्पोर्टेंस शो करता है। या तो इम्पोर्टेंस किसका, एजेंट का, डूअर का, परफॉर्मर का, यानी बोले तो सब्जेक्ट का। ये सारे किसके नाम हैं, सब्जेक्ट के नाम हैं। सब्जेक्ट को अपन इंग्लिश में क्या क्या कह सकते हैं, सब्जेक्ट को अपन एजेंट कह सकते हैं, सब्जेक्ट को ही अपन डूअर कह सकते हैं, सब्जेक्ट को अपन परफॉर्मर कह सकते हैं। यानी ये जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है वो इम्पोर्टेंस को शो करता है, परफॉर्मेंस को, जो प्रोमिनेंस है इसको शो करता है। या तो वो प्रोमिनेंस किसकी होगी, सब्जेक्ट की होगी, या वो प्रोमिनेंस किसकी होगी, ऑब्जेक्ट की होगी। और ऑब्जेक्ट को अपन इंग्लिश की भाषा में और कह सकते हैं अफेक्टेड या रिसीवर। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी समझ में आई होगी कि जो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो चैप्टर है उसमें आपको कोई पूछा जाए कि वॉइस का डिस्कशन पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ किया जाता है, तो वॉइस का डिस्कशन हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच में कहाँ होता है, वर्ब वाले पार्ट में होता है, वर्ब में। और ये वॉइस है वो क्या शो करता है, तो ये जो वॉइस है ना वो प्रोमिनेंस शो करता है। और प्रोमिनेंस किसका, या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। यानी जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के प्रोमिनेंस को शो करे, वर्ब का वह फॉर्म क्या कहलाता है, वर्ब का वह फॉर्म कहलाता है वॉइस, वॉइस कहलाता है। तो आज हम जिस चीज के बारे में स्टडी करने वाले हैं, पूरा इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं, उस टॉपिक का नाम है वॉइस। जानते हैं कैसे पता चले कि ये सेंटेंस है वो एजेंट का बोले तो सब्जेक्ट का प्रोमिनेंस शो कर रहा है या ऑब्जेक्ट का प्रोमिनेंस शो कर रहा है। जैसे हिंदी की अपन बात समझते हैं
जैसे मैंने कहा राम ने रावण को मारा, दूसरा सेंटेंस बोला गया रावण राम के द्वारा मारा गया। क्या दोनों सेंटेंस के अर्थ में कोई डिफरेंस है? क्या दोनों सेंटेंस के अर्थ में कोई डिफरेंस है? जी, दोनों सेंटेंस के अर्थ में यानी मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन डिफरेंस किस चीज का है? डिफरेंस है दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर का। यदि दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है लेकिन मीनिंग में यदि कोई डिफरेंस नहीं है तो वो रूल कहलाता है ट्रांसफॉर्मेशन का। वो सेंटेंस किसका पार्ट होता है? ट्रांसफॉर्मेशन का। और ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट कौन है? ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है आपका वॉइस। तो आज की इस क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं किसके बारे में? आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं वॉइस के फॉर्म के बारे में, कि वॉइस कितने टाइप का होता है और क्या क्या शो करता है, वो सारी जानकारी अपन यहाँ लेने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने एक सेंटेंस लिखा, राम किल्ड रावण। क्या लिखा? राम किल्ड रावण। और दूसरा जो सेंटेंस लिखा वो लिखा रावण वॉज किल्ड बाई राम। दोनों सेंटेंस के स्ट्रक्चर में डिफरेंस है लेकिन दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो यदि आपको कोई कहे कि वॉइस क्या ट्रांसफॉर्मेशन में स्टडी किया जाता है, तो जी हाँ साथियों, वॉइस पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन का ही एक पार्ट है जिसमें आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस और पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन आज की इस क्लास में अपन केवल वॉइस को पहचानना सीखेंगे कि ये दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस का है या पैसिव वॉइस का है। फिर आगे की जो जर्नी है उसमें अपन स्टडी करेंगे कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में और पैसिव वॉइस को एक्टिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, कैसे एक दूसरे को बदलते हैं। तो सबसे पहले सेंटेंस में लिखा गया राम ने रावण को मारा। इस सेंटेंस में कर्ता कौन है? सब्जेक्ट कौन है? राम। और इस सेंटेंस में रावण वाज किल्ड बाय राम। इस सेंटेंस में कहा गया कि रावण था वो राम के द्वारा मारा गया। कहने का मतलब दोनों सेंटेंस का मीनिंग एक ही है, लेकिन पहले वाले सेंटेंस में जोर किस पे दिया जा रहा है? एम्फेसिस किस पे दिया जा रहा है? सब्जेक्ट पे। जबकि दूसरे वाले सेंटेंस में एम्फेसिस किस पे दिया जा रहा है? रावण पे। जो पहले सेंटेंस में क्या था? ऑब्जेक्ट था। यानी ये सारा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस का जो खेल है वो इंपॉर्टेंस से है, प्रोमिनेंस से है। यदि प्रोमिनेंस किसको दी जाए? यदि प्रोमिनेंस दी जाए किसको? सब्जेक्ट को, तो वो कौन सा वॉइस होगा? एक्टिव वॉइस। और यदि प्रोमिनेंस किसको दे दी जाए? ऑब्जेक्ट को प्रोमिनेंस दे दी जाए तो वो होगा कौन सा? पैसिव वॉइस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां से एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ ही गई होगी कि यदि सेंटेंस में कोई शब्द है वो सब्जेक्ट को प्रोमिनेंस दे रहा है, सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस के बारे में बता रहा है, तो वो तो होता है जनरली एक्टिव वॉइस। और जो ऑब्जेक्ट के प्रोमिनेंस के बारे में बताता है वो होता है पैसिव वॉइस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इतनी बात तो आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। जो लोग इस चैनल पे अभी नए हैं वो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी बहुत मदद करता है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को अपने जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं उन तक आप शेयर करें। और यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस पर लाइक भी करें और कमेंट भी करें। देखते हैं आगे की जर्नी क्या है। अभी तक की जर्नी में आप लोगों को इतना ही पता लगा कि जो वॉइस है वो वर्ब का एक फॉर्म होता है, वर्ब का एक कॉन्सेप्ट होता है। वॉइस होता है ना, वो प्रोमिनेंस शो करता है, इंपॉर्टेंस शो करता है। किसका इंपॉर्टेंस? या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। और सब्जेक्ट के क्या क्या नाम होते हैं वो मैंने आपको बताया, ऑब्जेक्ट को अपन और क्या कह सकते हैं वो नाम भी मैंने आपको बताया। और फिर इसी के साथ में हमने चर्चा की कि यदि सब्जेक्ट का प्रोमिनेंस आ रहा है, जो सब्जेक्ट के प्रोमिनेंस को दिखा रहा है उसको अपन क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस। और यदि जो सब्जेक्ट के नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट के प्रोमिनेंस को दिखाया जा रहा है तो वो वाला कहलाता है पैसिव वॉइस। तो आगे की स्लाइड में, आगे की जर्नी में अपन ये ही डिस्कस करने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, और साथ में ही अपन डिस्कस करने वाले हैं कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं, वॉइस कितने टाइप का होता है। तो बोर्ड पे स्लाइड पे आपको दिखाई दे रहा होगा टाइप्स ऑफ वॉइस, वॉइस के भेद, वॉइस के प्रकार।
जनरली स्टूडेंट्स, माय डियर चैम्प्स, वॉइस दो प्रकार का होता है। इतना तो आपने स्कूल लेवल पे पढ़ा ही होगा कि वॉइस दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा टाइप का? एक होता है पहला टाइप जिसका नाम है एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है आपका दूसरा टाइप पैसिव वॉइस। यानी पहले वॉइस का नाम है एक्टिव वॉइस, दूसरे वॉइस का नाम है पैसिव वॉइस। अब एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों किस पे डिपेंड करता है? दोनों डिपेंड करता है इनके प्रोमिनेंस पे। प्रोमिनेंस पे, प्रोमिनेंस की स्पेलिंग PROMINE नहीं आएगा, NE आएगा, NENCE। यहां से भी एग्जाम में स्पेलिंग टेस्ट का स्पेलिंग पूछा जाता है। प्रोमिनेंस का सिनोनिम्स क्या है? इंपोर्टेंस। क्या है? इंपोर्टेंस। और यदि इंपोर्टेंस दिखाता है किसका? या तो सब्जेक्ट का या फिर ऑब्जेक्ट का। जो सब्जेक्ट के इंपोर्टेंस के बारे में, प्रोमिनेंस के बारे में बताए, उसको अपन कहेंगे एक्टिव वॉइस। क्या कहेंगे उसको अपन? एक्टिव वॉइस। और जो ऑब्जेक्ट के प्रोमिनेंस को सिखाएगा, बताएगा, इसको अपन कहेंगे पैसिव वॉइस। तो माय डियर चैम्प्स, वॉइस के टू टाइप्स होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो होता है जिसमें सब्जेक्ट का प्रोमिनेंस होता है, और पैसिव वॉइस वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट का प्रोमिनेंस होता है। लेकिन ये सब बात बताने के बाद में भी कई स्टूडेंट एग्जाम में वॉइस को आइडेंटिफाई करने में फेल हो जाते हैं। तो अपने पास आरसी क्लासेस के माध्यम से एक ऐसी बेस्ट ट्रिक दी जा रही है जिसको लेकर के दुनिया के हर सेंटेंस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो दिया गया सेंटेंस एक्टिव में है या पैसिव में है। तो चलिए डिस्कस करते हैं उस चीज के बारे में जिसके बारे में कहा गया कि ये बेस्ट ट्रिक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस। ये जो बात यहाँ पे लिखी गई है, जिस भी स्टूडेंट के माइंड में सेट हो गई है, वो हर प्रकार के वॉइस को डिसाइड कर सकता है कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। व्हाट इज द एक्टिव वॉइस एंड व्हाट इज द पैसिव वॉइस। यहां दी गई है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन बोले तो पहचान, और पहचान किसकी? पैसिव की। मैं यहां पे डिस्कस कर रहा हूं पैसिव की पहचान की। यदि सेंटेंस में पैसिव है तो ये स्ट्रक्चर होगा, और सीधा सा जवाब होगा अपने पास में कि यदि ये स्ट्रक्चर है तो पैसिव होगा, और ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है तो वो एक्टिव वॉइस होगा। तो पनासिया है अपना वॉइस के आइडेंटिफिकेशन का, वो पनासिया है, वो रामबाण औषधि है। मान पेनासिया, PANACEA। पनासिया का मतलब होता है ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज। ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज, इसका मतलब होता है हिंदी में रामबाण। रामबाण औषधि, ऐसी चीज जिससे हर किसी व्याधि का, बीमारी का इलाज किया जा सके, उसको अपन कहते हैं पनासिया। ए रेमेडी ऑफ ऑल डिजीज। SSC की एग्जाम में ये बार 10, 20 पता नहीं कितनी बार रिपीट हुआ है। ये SSC का सबसे एवरग्रीन वन वर्ड है, पनासिया। तो पनासिया अपना कौन है? अपना पनासिया है आज का बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जिस भी सेंटेंस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको उसको क्लिक करना है कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। और यदि ऐसा नहीं आ रहा है तो वो कौन सा क्लिक करना होगा? उसको करना होगा एक्टिव वॉइस। जब भी वॉइस का क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ होता है। सबसे पहला स्टेप है सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना। जल्दबाजी नहीं करना कि इतनी जल्दबाजी करते हैं कि अपन बिना कुछ सोचे समझे उसका क्या बना देते हैं? पैसिव वॉइस बना देते हैं। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार सेंटेंस में ऑलरेडी क्या होता है? पैसिव होता है, लेकिन अपन उसका बना के आ जाते हैं फिर से पैसिव, जबकि हमें बनाना चाहिए था एक्टिव वॉइस। तो माय डियर चैम्प्स, ध्यान पूर्वक पढ़ें, ध्यान से देखें कि ये जो पहचान दी गई है वो कौन से वॉइस की है? वो है पैसिव वॉइस की। और पैसिव वॉइस की पहचान है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव की पहचान है। तो बी की फैमिली में कौन कौन होते हैं? बी की फैमिली में होते हैं इज, आर, एम।
इज आर एम वॉज वर, वॉज वर, और बी बीन बींग, बी बीन बींग, इज आर एम वॉज वर, बी बीन बींग, और साथ में कौन हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आइडेंटिफाई किया जा चुका है कि दिया गया सेंटेंस कौन से वॉइस का है, पैसिव वॉइस का है। और यदि सेंटेंस पैसिव वॉइस का है तो अपने को उसको बनाना है एक्टिव वॉइस में, उसको बदलना है किसमें, एक्टिव वॉइस में। तो चर्चाएं करते हैं आगे की कि किस तरह से आपको सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले आप मुझे बता दीजिए कि बताइए वॉइस कितने टाइप का होता है। वॉइस स्टूडेंट टू टाइप्स का होता है, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। तो क्या आप पैसिव की पहचान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अपने पास में तो पिनासिया है, पिनासिया क्या था, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो माय डियर स्टूडेंट्स बता दीजिए बी की फैमिली क्या थी, जल्दी कमेंट करके बताइए बी की फैमिली क्या है। बी की फैमिली है इज आर एम वॉज वर बी बीन बींग, और उसके साथ में कौन हो, थर्ड फॉर्म हो, तभी वो सेंटेंस क्या होगा, पैसिव। और उस पैसिव का क्या बनाना है, एक्टिव। और यदि ऐसा नहीं है तो वो होगा एक्टिव, और उस एक्टिव का क्या बनाना है, पैसिव। तो ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि पैसिव की आइडेंटिफिकेशन, एक्टिव की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। अब अपन बात करते हैं कि मान लो अपने को किसी सेंटेंस का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आइडेंटिफिकेशन हो गया। मान लो कोई सेंटेंस था एक्टिव वॉइस में था, अब उसको बनाना है अपने को। वहां देखा कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं थी, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं थी, इसका मतलब वो कौन सा हुआ, एक्टिव वॉइस। और उस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस को अपने को क्या बनाना है, पैसिव वॉइस। तो आज की इसी जर्नी में अपन स्टडी करने वाले हैं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं, उसके रूल्स क्या है, उसके नियम क्या हैं। लेकिन इन सबको बनाने से पहले, वो रूल्स नियम जानने से पहले आपको जानना होगा कि क्या प्रत्येक वाक्य का पैसिव वॉइस बनता है। कैन एनी सेंटेंस कैन बी पैसिवाइज्ड, कैन एनी सेंटेंस बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो इसको आपको बहुत बहुत अच्छी तरह से जान लेना है कि दुनिया में बहुत सारे सेंटेंस हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ये एक्टिव है या पैसिव है। मैं केवल एग्जाम के लिए कह रहा हूँ, वरना दुनिया में जितने भी लोगों के सामने जो या जितने भी लोगों के द्वारा जितने भी शब्द बोले जाते हैं, सेंटेंस बोले जाते हैं, वो दो ही प्रकार के हो सकते हैं, या तो एक्टिव का या पैसिव का। अब अपन लोगों को तो अपन ये नहीं कहेंगे कि भाई ये पैसिव है ये एक्टिव है, अपने को तो एग्जाम में क्वेश्चन देखना है, इसलिए पैसिव की पहचान हमने की बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से। एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, कैन एनी सेंटेंस बी पैसिवाइज्ड, क्या प्रत्येक वाक्य का पैसिव वॉइस बनाया जा सकता है। जी, इसका सही जवाब होगा फॉल्स। ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि प्रत्येक सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। जैसे आपको कोई कह दे कि भाई ही इज गोइंग टू मार्केट, ही इज गोइंग टू मार्केट, मार्केट नहीं होता, इंग्लिश में तो होता है मार्केट, मार्केट। और इसी से मिलता जुलता एक शब्द है BASKET, बास्केट, बास्केट न कि बास्केट। दिस इज नॉट बास्केट, दिस इज बास्केट, दिस इज नॉट मार्केट, दिस इज मार्केट। अब आपको कहा गया कि ये एक्टिव वॉइस है या पैसिव वॉइस है, फटाफट आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि पनाशी आपको दिया गया था। अभी एक ट्रिक आपको बताई गई थी जिसके द्वारा आप जज कर सकते हैं कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव है। आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज 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 सब्सक्राइब दिस चैनल, और मैं गारंटी देता हूं कि पैसिव यदि आपने, एक्टिव यदि इसने RC क्लासेस श्री माधोपुर के माध्यम से जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ा है, मैं गारंटी कहता हूं कि वो 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का सल्यूशन कर देगा। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए वो उस क्वेश्चन का सलूशन 5 से 10 सेकंड के अंदर कर देगा, क्योंकि ऐसी ही रोचक बातें अपन जानने वाले हैं, कैसे फटाफट क्वेश्चंस का आंसर करें बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ये सब जानने वाले हैं। लेकिन यदि आपने अभी सेंटेंस को देखा है तो आप जज कर सकते हैं आराम से कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। तो बताइए माय डियर स्टूडेंट, वर्ब पे अटैक करते हैं। जब भी वॉइस का मैटर पूछा जाए तो पहला अटैक, पहला परमाणु बम किस पे डालना है, वर्ब पे। फर्स्ट अटैक
आपको वर्ब पे करना है। तो बताओ फर्स्ट स्टेप वर्ब पे करेंगे तो वर्ब कहाँ है, इज गोइंग, ये वर्ब है। तो क्या इस वर्ब में बी है माय डियर स्टूडेंट्स, क्या इस वर्ब में बी है? हाँ जी, इस सेंटेंस में बी है। क्या इस सेंटेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म है? थर्ड फॉर्म है? थर्ड फॉर्म नहीं है, आईएनजी फॉर्म है। इसका मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का नहीं है, ये सेंटेंस किसका है? एक्टिव वॉइस का। आप बिल्कुल टाइम वेस्ट किए हुए ये 1 से 2 सेकंड में आप जज कर सकते हैं आराम से कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव का है या पैसिव का है। ऐसी ही रोचक बातें और सीखेंगे आप यहां से। तो आप बताइए क्या इस सेंटेंस में एक्टिव का है? बिल्कुल ये एक्टिव है। तो बताओ एक्टिव है तो इसका क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बड़ा रोचक क्वेश्चन है। यदि ये सेंटेंस एक्टिव है तो इसका क्या बनाएंगे? इसका बनाएंगे पैसिव। तो पैसिव बनाना स्टार्ट करें। बताइए पैसिव क्या बनेगा? सबसे पहले आप किसको उठाएंगे? पहले आप दिए गए लास्ट मार्केट को उठा करके यहां रख देंगे और यहां रखते ही आपके आ जाएगा डबल जीरो। ये क्या हुआ भाई? डबल जीरो कैसे आया? हमने तो सीखा है भाई इधर से इधर करना है, इधर से उधर करना है, बाई लगाना है, थर्ड फॉर्म लगाना है। अरे भाई सारा सब कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता है। इस सेंटेंस को आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में नहीं बदल सकते। और रीजन इज दैट, कारण है इस सेंटेंस में क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। और इस सेंटेंस की जो वर्ब है ना, वो वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक, यानी इस सेंटेंस में यदि कैसी वर्ब होती? ट्रांजिटिव वर्ब होगी और आगे कौन आता? ऑब्जेक्ट आता, तो हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते थे, लेकिन यहां इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी कि यदि एक्टिव वॉइस से क्या बनाना है? पैसिव वॉइस बनाना है, तो दिए गए सेंटेंस में वर्ब बहुत वैल्यू रखती है। वो वर्ब कैसी होनी चाहिए? ट्रांजिटिव, और आगे क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट। तभी अपन उसका क्या बना सकते हैं? पैसिव। वरना उस सेंटेंस का आंसर होगा नो पैसिव बिकॉज द वर्ब इज intransitive and there is no sub object after verb। इतना बड़ा आंसर होगा, यानी इसका सीधा जवाब होगा इसका पैसिव नहीं बनेगा। और नहीं बनेगा का रीजन, नहीं बनेगा का रीजन यह है कि दी गई वर्ब कैसी है? इंट्रांजिटिव है। तो इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता। यदि सेंटेंस का पैसिव नहीं बनाया जा सकता तो देखते हैं अपन यहां से आगे की बातें। सेंटेंस का पैसिव नहीं बनता है तो कब बनता है, कब नहीं बनता, ये सारी बातें देखते हैं। ये देख लिया हमने कि तभी बनेगा जब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो क्या आपको ऑब्जेक्ट की पहचान आती है? भाई मेरे पास तो ऑब्जेक्ट की पहचान का एकदम बेस्ट ट्रिक है जो आपको मैं चुटकियों में समझा दूंगा। ऑब्जेक्ट की पहचान ऐसे चुटकियों में समझ में आएगी फटाफट। सर ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करें? माय डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट की पहचान बहुत ही आसान है। यहां लिखा है, मैंने यहां लिखा है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पहचान करना वेरी इजी है। 6th 7th 8th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी ऑब्जेक्ट की पहचान कर सकता है। ऑब्जेक्ट की पहचान करने के लिए आपको वर्ब से, किससे? वर्ब से 2 टाइप के क्वेश्चन पूछने होंगे। कितने टाइप के क्वेश्चन? 2 टाइप के क्वेश्चन। और वो 2 टाइप के क्वेश्चन क्या क्या हैं? वो 2 टाइप के क्वेश्चन भी बहुत इजी हैं। पहला क्वेश्चन व्हाट, व्हाट का मतलब क्या, और दूसरा क्वेश्चन whom, whom का मतलब किसे, या हिंदी में कई बार इसको कह सकते हैं किसको। यदि इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं किससे? वर्ब से। वर्ब को 2 क्वेश्चन पूछे गए, व्हाट एंड whom, क्या और किसे, और यदि इनका आंसर आ रहा है तो वो दोनों चीजें क्या होंगी? ऑब्जेक्ट होंगी। किसी एक का जवाब आ रहा है तो एक ऑब्जेक्ट, इसका जवाब आ रहा है, इसका नहीं आ रहा तो भी एक ही ऑब्जेक्ट, लेकिन दोनों के जवाब एक सेंटेंस में आ रहे हैं तो इसका मतलब उस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट हैं? डबल ऑब्जेक्ट हैं। सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होगी कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जब भी अपन बनाते हैं तो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं।
तो माय डियर स्टूडेंट, इतना समझने के बाद में यहां से आपने देखा होगा कि ये सर ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या लिख रखा है भाई। ऑब्जेक्ट के दो टाइप होते हैं, इनका अपन जिक्र आगे भी करेंगे। ऑब्जेक्ट के दो टाइप, पहला ऑब्जेक्ट होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो यदि किसका जवाब दे रहा है, सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मान लो सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, दो, और उनमें से एक शब्द है वो व्हाट का जवाब दे रहा है, तो वो क्या मार्क होगा, डायरेक्ट। और जो whom का जवाब दे रहा है, किसे का जवाब दे रहा है, वो इनडायरेक्ट। आई होप इतनी बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। तो आगे चलते हैं अपन अगली स्लाइड की तरफ, जिसका अभी अभी एक्सप्लेनेशन किया गया। स्लाइड है टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है माय डियर स्टूडेंट? ऑब्जेक्ट अभी अभी जिक्र किया गया था, कितने टाइप का होता है, दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कितने टाइप का, दो। पहला कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कौन, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दीज आर द टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट के क्या है, टाइप्स हैं। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए अपने पास में एक ट्रिक तो अभी बताई थी कि जो वोट का आंसर देता है, क्या का जवाब देता है, वो डायरेक्ट है, और जो whom का जवाब देता है, किसे का जवाब देता है, किसको का जवाब देता है, वो कौन है, इनडायरेक्ट है। लेकिन फिर भी मान लो सेंटेंस में और ज्यादा अपने को आइडेंटिफाई करना हो कि यार ये ट्रिक समझ में नहीं आई, तो एक दूसरी बात और है, रिसीवर। रिसीवर यानी ग्रहण करने वाला, ग्राही, प्राप्त करने वाला व्यक्ति, रिसीवर। किसको रिसीवर, वर्ब का रिसीवर। वर्ब का रिसीवर होता है वो क्या कहलाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो रिसीवर है किसका, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, वो कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये रिसीवर वाली बात तो सर कम ही समझ में आई। अरे भाई कितनी भी समझ में आई अच्छी बात है, नहीं समझ में आई तो आपके लिए बेस्ट ट्रिक मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इससे अच्छा कुछ भी नहीं होगा। सेंटेंस में यदि वाट और हुम का अर्थ आ रहा है दोनों का, तो वो दो ऑब्जेक्ट होंगे। वाट का जो रिप्लाई दे रहा है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, और हुम का रिप्लाई दे रहा है वो इनडायरेक्ट होगा। अब ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तब अपन देखते हैं पहले एक सेंटेंस यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अभी जो बात लिखी गई है दो प्रकार के ऑब्जेक्ट की, इनको लेकर के अपन सेंटेंस डिस्कस करते हैं। देखिए एक सेंटेंस है, रोहित गेव मी, या मी की जगह में लिख दिया राहुल। रोहित गेव राहुल ए बुक। रोहित गेव राहुल ए बुक। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कि दिया गया सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। एक्टिव के लिए एवी टाइप कीजिए, पैसिव के लिए पीवी टाइप कीजिए। फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए एवी या पीवी, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या है। माय डियर स्टूडेंट, वर्ब की पहचान कर रहे हैं, यहाँ पे आई है वर्ब गेव, और गेव वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। गेव से अपने को पता लगा वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पैसिव बनने के लिए क्या चाहिए, पैसिव का कीवर्ड क्या बताया था, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या यहाँ पे बी आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा, बी है ही नहीं यहाँ पे। इसका मतलब ये कौन सा वॉइस हुआ, एक्टिव वॉइस। अब इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस बनेगा या नहीं बनेगा, वो दूसरा स्टेप है। तो क्या हर वाक्य का पैसिव बनता है, अभी बताया था हर वाक्य का पैसिव नहीं बनता। पैसिव उसी का बनता है जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, सकर्मक क्रिया होती है, उसी का क्या बनता है, पैसिव बनता है। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट है क्या। सब्जेक्ट कौन, रोहित, वर्ब कौन, गेव। अब इस गेव से दो क्वेश्चन करते हैं अपन। रोहित ने दिया, व्हाट, क्या दिया, रोहित ने क्या दिया, रोहित ने दिया बुक। इसका मतलब बुक कौन है, ऑब्जेक्ट। और रोहित ने दिया बुक, और दूसरी बात पूछे किसे दिया, whom, किसे दिया, तो रोहित ने बुक दिया किसे, राहुल को। इसका मतलब राहुल भी कौन हो गया, ऑब्जेक्ट। तो आइडेंटिफाई करते हैं क्या दो ऑब्जेक्ट हैं, क्या दोनों के नाम बता सकते हैं, आप बता सकते हैं कौन सा ऑब्जेक्ट क्या है। तो देख लीजिए, आराम से बताया। सबसे पहले वोट का आंसर दिया इस बुक ने, इसका मतलब ये हुआ आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और whom का रिप्लाई दिया राहुल ने, इसका मतलब ये हुआ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यानी आप दोनों ऑब्जेक्ट की पहचान आराम से इजी तरीके से
आप यहाँ से जानकारी प्राप्त करके कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपने जीवन में पहली बार इस तरह की ट्रिक के माध्यम से उन्होंने ऑब्जेक्ट की पहचान करना सीखा है। यदि वो स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भरें, और साथ में लाइक जरूर करिए। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गए। अब मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हैं, तो क्या ये सेंटेंस में राहुल पहले आना चाहिए या बुक पहले आनी चाहिए, या अपन एक दूसरे को ऐसे इंटरचेंज कर सकते हैं, या ये वाला पैटर्न सही है? कहने का मतलब मैं पूछ रहा हूं कि जब 2 सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएं तो उनका ऑर्डर क्या होता है, उनका सीक्वेंस क्या होता है, उनका क्रम क्या होता है। तो अभी देखते हैं डबल ऑब्जेक्ट होने पर उनका सीक्वेंस क्या होता है। तो ये सीक्वेंस है ना, उसका क्वेश्चन भी एग्जाम में, एसएससी की एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि सेंटेंस में जब 2 ऑब्जेक्ट होते हैं तो उनका सीक्वेंस क्या होना चाहिए। क्या किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले, किसी भी ऑब्जेक्ट को बाद में लिख सकते हैं? जी बिल्कुल, ऐसा हर जगह नहीं होता। बाद में लिखा जा सकता है, पहले भी लिखा जा सकता है, लेकिन इसके लिए एक रूल है। और वो रूल क्या है? रूल आपको दिखाई दे रहा होगा, ऑर्डर ऑफ डबल ऑब्जेक्ट। ऑर्डर ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, डबल ऑब्जेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? डबल ऑब्जेक्ट को अपन 2 तरह से लिख सकते हैं। पहले डबल ऑब्जेक्ट का ऑर्डर होता है, पहले क्या लगाइए आप? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए, और फिर बाद में आप क्या लगाइए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाइए। ये वाला सीक्वेंस राइट मैच होता है। पहले कौन सा ऑब्जेक्ट? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये वाला सीक्वेंस राइट होता है। लेकिन यदि हम चाहें तो डायरेक्ट को इधर लिख सकते हैं, इनडायरेक्ट को इधर भी ला सकते हैं, लेकिन बीच में कुछ स्टफ भरना पड़ेगा, कोई प्रेपोजिशन लगानी पड़ेगी, तब जाकर के रूल सही होगा। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट इधर लिखा और इनडायरेक्ट इधर ले आए और फटाफट पूछा कि सेंटेंस राइट है क्या। माय डियर स्टूडेंट, ये सेंटेंस रॉन्ग हुआ, और ड्यू टू किस वजह से? वजह है, कारण है। कारण क्या है भाई? वजह है ऑर्डर ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का ऑर्डर। देखिए क्या होता है, पहले इनडायरेक्ट लिखें, बाद में डायरेक्ट लिखें, बीच में किसी भी प्रेपोजिशन की जरूरत नहीं है, नीड नहीं है, बीच में प्रेप लगाने की जरूरत नहीं है, ये राइट ऑर्डर है। और यदि अपने को पहले किसको लिखना पड़े? डायरेक्ट को लिखना पड़े, और फिर किसको लिखना पड़े? इनडायरेक्ट को लिखना पड़े, तो बीच में आपको क्या लगाना पड़ेगा? बीच में लगाना पड़ेगा आपको प्रेपोजिशन, और वो प्रेपोजिशन या तो हो सकता है टू या हो सकता है फोर। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको ये जानकारी बड़ी रोचक और बड़ी फायदेमंद लगी हुई होगी। मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आ रहा होगा। तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। जो लोग अभी चैनल पे नए हैं, प्लीज प्लीज प्लीज, दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल माय व्यूअर्स, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आगे देखें, सेंटेंस में रोचक बात, एक सेंटेंस लिखा गया, अभी सेंटेंस था, आइडेंटिफिकेशन पूछी थी कि आपको यदि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे। तो एक बार कमेंट करके फटाफट बताइए, ऑब्जेक्ट कितने टाइप के? ऑब्जेक्ट कितने टाइप के? ऑब्जेक्ट 2 टाइप के। पहला कौन सा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का सीक्वेंस क्या होता है वो भी मैंने आपके सामने डिस्कस किया। उन दोनों का सीक्वेंस होता है, पहले क्या आ जाए? इनडायरेक्ट, बाद में कौन आ जाए? डायरेक्ट। ये सीक्वेंस राइट है, लेकिन पहले डायरेक्ट लगाएं फिर बाद में इनडायरेक्ट लगाएं तो ये राइट नहीं है। बीच में क्या फिल करना पड़ेगा आपको? बीच में प्रेपोजिशन टू या फोर का प्रयोग करना ही पड़ेगा। क्या आपको इतनी बात अच्छी लगी, समझ में आई? तो आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ ही गई होगी। और जिन लोगों को समझ में नहीं आई है तो भाई साहब इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या एक सेंटेंस, जब भी अपन कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें यही पैटर्न होता है, SVO। क्या इस SVO के अलावा यहां कुछ और शब्द भी आ सकते हैं? और शब्द भी आ सकते हैं? अरे भाई आगे यही तो पैटर्न समझने वाले हैं कि सेंटेंस में SVO के अलावा आगे भी कुछ हो सकता है, और आगे जो वर्ड होता है वो SVO के बाद में आ सकता है C, and the C stands for complement, और C का मतलब यहां पे क्या है? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग COMPLIMENT
MENT ये भी होता है, लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कंप्लीमेंट है। कंप्लीमेंट का मतलब होता है बधाई देना, कंग्रेचुलेशन देना, बधाई। और एक कंप्लीमेंट ना होकर के हमेशा क्या होता है, कंप्लीमेंट्स, और बधाई नहीं, बधाइयाँ। तो इससे कंपैरिजन करके आपने एक नया शब्द और सीखा, कंप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट में क्या अंतर होता है, क्या डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्या इन दोनों में कंपैरिजन होता है। अब जानते हैं सेंटेंस में इसकी पहचान हुई। सेंटेंस में वर्ब की पहचान सबसे पहले होती है। सेंटेंस में सब्जेक्ट की पहचान क्या थी? अरे सब्जेक्ट के बारे में तो सर ने बताया नहीं। अरे भाई सब्जेक्ट के बारे में तो बताना ही क्या है। सब्जेक्ट कहाँ आता है? वर्ब से कहाँ आता है? पहले आता है। 99% सब्जेक्ट वर्ब से पहले आता है। कई बार सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब के बाद में भी आता है। इसका जिक्र कराऊंगा मैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे एक शानदार वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सेंटेंस का अपन पैटर्न पढ़ेंगे, सेंटेंस पैटर्न स्टडी करेंगे। और ये सेंटेंस पैटर्न है ना, वो सेकंड ग्रेड की एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आता है। SPOCA क्या है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसको जानने के लिए एक शानदार अपन अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें स्टडी करेंगे। अभी मैं बता देता हूं कि एस की पहचान करने का एकदम देसी तरीका है। देसी तरीका क्या है भाई? भाई या तो सेंटेंस में एस किसका जवाब देता है? कौन, या एस जवाब देता है व्हाट, क्या। हु और व्हाट का जवाब देने वाला शब्द क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। हु कौन? राकेश इज, मिस्टर राकेश इज टीचिंग इंग्लिश। तो हु इज टीचिंग इंग्लिश? मिस्टर राकेश। हियर मिस्टर राकेश इज द सब्जेक्ट एंड Mr. Rakesh is teaching English. What is Mr. Rakesh teaching? वर्ब के बाद में पूछा है What is Mr. Rakesh teaching? Rakesh teaching, Mr. Rakesh is teaching इंग्लिश। तो इंग्लिश में यहाँ पे क्या होगा? ऑब्जेक्ट। लेकिन कई बार सेंटेंस में what का जवाब देने वाला सब्जेक्ट भी बनता है। जैसे what are flying in the sky, what are flying in the sky, आकाश में क्या चीज उड़ रही है? तो अपन कहेंगे the birds are flying in the sky, the birds are flying in the sky। तो यहाँ पे birds क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। और ये किसका जवाब दे रहा है? what का जवाब दे रहा है। इसका मतलब what सेंटेंस में सब्जेक्ट भी हो सकता है और what सेंटेंस में ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। लेकिन अभी अपन आइडेंटिफाई करने वाले हैं सी के बारे में। तो जानते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसकी पहचान कैसे की जाती है। कॉम्प्लीमेंट को पहचान करने का अपने पास में एकदम देसी 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 तरीका है। और वो देसी तरीका क्या है भाई? देसी देसी ना बोल कर छोरी रहे भाई। देसी तरीका क्या है? देसी तरीका अपने पास में एकदम इजी है। पहले कॉम्प्लीमेंट क्या है इसके बारे में सबसे पहले एक पैटर्न देखते हैं। एस, फिर आता है वी, और एस वी के बाद में आता है सी। ये सी कब मार्क होगा? ये सी देसी तरीका बता रहा हूं, सी तभी मार्क होगा जब ये एस की विशेषता बताएगा, इसके बारे में जानकारी देगा, इसकी विशेषता बताएगा। सेंटेंस देखिए, यहां लिख रखा है राहुल इज ए डॉक्टर। यहां पे राहुल क्या है? सब्जेक्ट। इज क्या है? वर्ब। क्या आगे वाला ऑब्जेक्ट है? अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर व्हाट इज राहुल? राहुल क्या है? क्या का जवाब दे रहे हैं? अरे सर क्या का जवाब दो, एस भी देता है और ओ भी देता है। ये एस और ओ है क्या भाई? ये न एस है न ओ है, क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है। राहुल क्या है? डॉक्टर है। डॉक्टर कौन है? राहुल है। राहुल क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर कौन? राहुल। ऐसा जो आर्क बन रहा है, ऐसा रेनबो जिस जगह पे, ऐसा वाइपर जिस जगह पे घूम रहा है, उस जगह का सही जवाब होगा सी। उसका सही जवाब होगा कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द बेस्ट ट्रिक फॉर आइडेंटिफाई ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट क्या है अपन किताबी भाषा में देख लेते हैं। एक ऐसा वर्ड, कॉम्प्लीमेंट एक वर्ड होता है विच कंप्लीट्स, जो कंप्लीट करता है किसको? मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट के और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को कंप्लीट करता है वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो मीनिंग को कंप्लीट करे, और किसके मीनिंग को? सब्जेक्ट के मीनिंग को, ऑब्जेक्ट के मीनिंग को जो कंप्लीट करता है वो क्या कहलाता है? वो कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। अब कॉम्प्लीमेंट देखो कैसे, इस सेंटेंस को आपने अभी अभी देखा कि सेंटेंस में राहुल की विशेषता बता रहा है डॉक्टर, इसका मतलब सब्जेक्ट की विशेषता बता रहा है, इसलिए मार्क होगा सी एस या एस सी। एस सी बोले तो
सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के क्या पढ़ेंगे अपन? टाइप्स पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट के भेद, कॉम्प्लीमेंट के प्रकार। कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप के होते हैं? कॉम्प्लीमेंट 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन सा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो फिर बताइए ऑब्जेक्ट कितने टाइप का होता है? ऑब्जेक्ट 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा? अरे भाई कमेंट करके बताइए ऑब्जेक्ट कितने टाइप का, कौन कौन सा, और उनका सीक्वेंस क्या होता है, फटाफट बताइए। अब मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट की, तो कॉम्प्लीमेंट 2 टाइप का। कौन कौन सा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, जो किसके मीनिंग को पूरा करे? जो सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करे, पूरी जानकारी दे किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में, तो वो क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब एक बात समझ में आ ही गई होगी कि यहां पे जो वर्ब आ रही है वो लिंकिंग वर्ब आनी चाहिए। लिंकिंग वर्ब का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होनी चाहिए। लिंकिंग वर्ब का मतलब वो इन दोनों को लिंक करने वाली वर्ब। और लिंकिंग वर्ब हमेशा कौन बनता है? इज, आर, एम, वॉज, वर। ये सारी किसका काम करती है? जनरली लिंकिंग वर्ब का। यदि सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर अकेला आ रहा है, इधर कुछ है इधर कुछ है, तो इधर वाला क्या बनेगा? सब्जेक्ट। इधर वाला क्या बनेगा? कॉम्प्लीमेंट। दिस इज द बेस्ट ट्रिक टू आइडेंटिफाई द कॉम्प्लीमेंट। पहला कॉम्प्लीमेंट का टाइप होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट का जो दूसरा टाइप होता है ना माय डियर स्टूडेंट, कॉम्प्लीमेंट का दूसरा टाइप होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट